गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप पढ़ते हैं सिक्योरिटी अबाउट नॉलेज, ज्ञान और कैसे क्या कौन से उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आपको ये वीडियो आपको दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है मेरा ईएसआई सीख। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया है, संतोष माने जी ने, कि ईएसआई क्या टॉपिक है और उसका बेनिफिट्स कैसे लिए, उसके लिए कौन सा पर्सन उसमें क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या होता है, इसके लिए उनके लिए माने जी आपके लिए मेरा ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये ईएसआई होता क्या है दोस्तों देखो, ये ईएसआई इसका लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी आप कभी भी आप किसी भी कंपनी में दोस्तों काम कर रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसके लिए वो कैसा एक्ट है दोस्तों, तो ये ईएसआई का एक्ट है दोस्तों 1948 में बनाया गया है दोस्तों। उसी एक्ट के दौरान सब जो भी एम्प्लॉयज है उसके लिए क्वालिफाई होने के कितनी सैलरी होनी चाहिए वो सब उस एक्ट के दौरान होता है दोस्तों। तो दोस्तों वो 24 फरवरी 1952 के द्वारा हमारे एम्प्लॉय लोगों को लागू हुआ दोस्तों। एक्ट तो 48 में बना था लेकिन 1952 में वो आपको लागू हुआ दोस्तों। यानी कि दोस्तों वो किसके अंडर होता है दोस्तों, तो ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अंडर होता है ये सब ईएसआई डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों। ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, इनके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ये सब चलता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें रिलेवेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हर एक कंपनी का देखो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सब होते हैं, उनके लिए दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मेडिकल क्लेम होता है। तो दोस्तों उसी के दौरान जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए इंजर्ड हो गए, अगर बीमार गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए जो भी है तो उनका खर्चा जो होता है उसके लिए थोड़ा सपोर्ट बोल के गवर्नमेंट ने ये ईएसआई रूल फॉलो करते और शुरू किया है दोस्तों। वो तो उसके लिए क्वालिफाई कौन होता है दोस्तों, तो उसके लिए क्वालिफाई होता है दोस्तों। पहले आपने देखा होगा तो दोस्तों पहले आपकी तनख्वाह कम थी तो 15,000 जिसकी तनख्वाह है उस 15,000 या तो उसके कम यानी कि लेस देन है उसको ये ईएसआई कार्ड मिलता था दोस्तों। तो दोस्तों 15,000 के ऊपर था तो उसको क्या होता था, मेडिक्लेम मिलता था दोस्तों। तो अभी चेंज हुआ है इस रूल में, अभी रूल हो गया है दोस्तों 21,000 यानी कि 21,000 जिसकी सैलरी है और उसके लेस देन जिसकी सैलरी उसको ईएसआई कार्ड मिलता है दोस्तों। और जो भी 21,000 के अगेन जाता है उसके लिए मेडिक्लेम होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगर जिसकी सैलरी दोस्तों 21,000 के है या उसके नीचे है उसको ईएसआई कार्ड दिया जाता है दोस्तों, यानी कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप कंपनी में ज्वाइन होगे दोस्तों तो एक महीने जैसे भी आपको एक मंथ हो जाता है तो आपको तुरंत आपके एचआर जो भी है उनके पास जाके ईएसआई कार्ड बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे बताता हूँ उसके लिए कंट्रीब्यूशन कैसा जाता है दोस्तों। तो आपका जो वेजेस होता है पर मंथ सैलरी होता है दोस्तों, यानी कि आपका वेजेस अगर 20,000 है तो जो भी पर मंथ का वेजेस होता है दोस्तों उससे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25 यानी कि जो भी आपका कंपनी है उसके द्वारा आपके खाते में कितना होता है 3.25% आपको दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी कि जो भी बंदा काम कर रहा है उसके पेमेंट में से 0.70% जो भी अमाउंट कटती है कंट्रीब्यूशन कटता है। ये दो कंट्रीब्यूशन है 3.25 और 0.75, ये टोटल मिला के होता है 4%। ये जो भी फंड मैनेज होता है दोस्तों तो उसका ये ईएसआई जो भी आपका अकाउंट है उसमें वो जमा होता है राशि। तो दोस्तों ये राशि हर एक मंथ में 4% यानी कि कंट्रीब्यूशन का आपका 0.70% और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 3.25% ऐसे मिला के 4% जो भी राशि जमा होती है वो आपके अकाउंट में ईएसआई के अकाउंट में जमा होती है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी आप ज्वाइन हुए किसी कंपनी में तो दोस्तों एक मंथ होते ही आपको आपके एचआर जो भी है बेंच है या तो कंपनी का जो एचआर है उसके पास से जाके आपको ईएसआई कार्ड निकालना है दोस्तों। दोस्तों पहले स्मार्ट कार्ड देते थे छोटा वाला, तो दोस्तों अभी उसका रूल चेंज हुआ है, अभी ई पहचान कार्ड बनता है दोस्तों। पूरा एक पेपर A4 साइज के पेपर पे वो पूरा बना के देते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है आपका एक फोटो लगा होता है, अगर आप पर्सनली आपका निकल रहे तो आपका फोटो लगा रहता है, लेकिन कभी भी दोस्तों देखो दोस्तों कभी भी ये पहचान कार्ड निकलना है तो दोस्तों क्या करना है, पूरे फैमिली का निकलना है दोस्तों।
जब अगर आपकी आप बैचलर है, आपकी शादी नहीं हुई, तो दोस्तों आपके माँ बाप, माताजी, पिताजी का फोटो, फैमिली फुल फोटो उसमें लगाना है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो गई दोस्तों, तो आपका, आपकी वाइफ का अगर बच्चे तो एक या दो बच्चे जो भी है, कितने उनका फोटो, और उसके साथ में आपके माताजी और पिताजी का फोटो, ये पूरा आपका फैमिली फोटो है, उसको अटैच करके ई पहचान कार्ड बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पहचान कार्ड में क्या होता है, उसका आपका पूरा नाम होता है, एसआईसी नंबर होता है दोस्तों, और उसके बाद में जो भी फैमिली है उसका अपने पिताजी का नाम होता है, माताजी का नाम होता है, उनका बर्थ डेट होता है, उनका आधार नंबर होता है। उसके बाद में वाइफ होता है, उनका एज होता है, उनका बर्थ डेट होता है। जो भी आपका बच्चा होगा तो बच्चे का नाम, उसका बर्थ डेट और आधार नंबर, ये सब उसमें फिलअप होता है दोस्तों। और जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनका एक ई पहचान कार्ड बनता है दोस्तों। उसके दौरान क्या करना है दोस्तों, ई पहचान कार्ड आपका बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, हर एक उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक 6 महीने के बाद चेंजेस होता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो जान से शुरू होता है जून, ये 6 महीने में जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो होता है। उसके बाद में दूसरा जून टू दिसंबर, ऐसे 6 महीने के दो ये किए जाते हैं दोस्तों। ये 6 महीने में आपका अगर जान या जून, या ऐसा 6 महीना है, आपने अगर काम किया है और मानो आपका कुछ इंसिडेंट हुआ है सितंबर या तो अक्टूबर मंथ में, तो जो भी आपका पिछला जान या जून है उसका कंट्रीब्यूशन के आधार पे आपको जो भी एसआईसी सुविधा मिलेगी, बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी 6 महीना हो जाएगा तो आपका ई पहचान पत्र आपको रिन्यू करना है दोस्तों, यानी कि फिर एक बार आपके एचआर के पास जाना है, उससे जो फॉर्म मिलता है वो लेना है। उसके बाद में आपका जो भी मेन एसआईसी ब्रांच होगा, जैसे कि पुणे में अभी बीबीवाड़ी का है, तो उधर जाके उधर से 31 नंबर का कार्ड लेना है। ये सब कब करना है, 6 महीने के बाद। तो तुरंत दोस्तों ई पहचान कार्ड मिलते ही आपको क्या करना है, पहले ये पहचान कार्ड के ऊपर आपके ऑफिस का सील वगैरह रहता है, फोटो रहता है, उसके ऊपर वो जाके आपको जो भी बीबीवाड़ी का जो मेन आपका एसआईसी की ब्रांच है उधर आपको नोन करना है। उसके बाद में वो एक कार्ड देते हैं, उसका जो भी आपका बीमा निगम का ऑफिस होता है उधर भी नोन करना है। और उसके बाद में आपको जो भी एसआईसी डॉक्टर्स है, नजदीक वाला आपका डॉक्टर्स है, उसके पास जाके वो कार्ड नोंद करना है दोस्तों। जो भी आपका नजदीक वाला एसआईसी डॉक्टर है उसके पास से जाके वो नोंद करके आना है, उसको उधर ऑथराइज सिग्नेचर वगैरह करके लाना है। जब भी 6 महीने जाएगा तो उसको रिनो करना नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि आपका कार्ड अगर रिनो नहीं होगा तो दोस्तों कभी भी आप इमरजेंसी में अगर आपके पास कोई किसी को एसआईसी हॉस्पिटल में लेके जाना है या तो किधर अदरवाइज बेनिफिट्स लेना है तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको हर एक 6 महीने के बाद एसआईसी कार्ड रिनो करना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आपका कार्ड है तो 6 महीने के बाद उसको 31 का फॉर्म लेके या तो मेडिकल आपके ऑफिस एचआर के पास जाके बीबीवाड़ी से 31 का फॉर्म लेके सब उसके ऊपर स्टैम्प सिग्नेचर लेके आपके जो भी एसआईसी डॉक्टर है उनको रिटर्न करना है, यानी कि वो क्या करता है आपका रिन्यू कर देता है दोस्तों। यानी कि अब कभी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपके लिए रेडी रहते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं किया तो दोस्तों तुरंत अगर आपके पास इमरजेंसी हो तो ये सब आपकी भागदौड़ मर जाती है और आपको एसआईसी हॉस्पिटल में नहीं लेते, क्योंकि आपका कार्ड रिन्यू नहीं होता दोस्तों। तो ये जरूरी है दोस्तों, जब भी ये पहचान कार्ड बनाएंगे तो उसको 6 महीने के बाद आपको रिन्यू करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं बेनिफिट्स कैसे होते हैं दोस्तों। बेनिफिट 2 तरह के होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि कैशलेस बेनिफिट्स। दोस्तों एक बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि कैशलेस बेनिफिट्स, और दूसरा होता है दोस्तों कैश रिम्बर्समेंट बेनिफिट्स। तो ये दोस्तों देखते हैं हम डायरेक्ट यानी कि कैशलेस बेनिफिट्स क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आपके पास अगर ये कार्ड है, आपका फैमिली का पूरा है, जो भी आपके डिपेंडेबल है उनका भी सब उसमें है। अगर देखो दोस्तों आप किधर भी काम कर रहे हैं तो आपकी पूरी जो भी मेन ब्रांच है एसआईसी की उधर से, या तो जो भी आपके डॉक्टर है एसआईसी की, उनसे आप पूरा लिस्ट ले सकते हो कि अब अगर आप कौन सी भी एक कैपिटल सिटी में रह रहे हो, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, किधर भी रह रहे हो तो उसके आपके नजदीक के जो भी एसआईसी हॉस्पिटल्स है उनका नाम, नंबर, एड्रेस उनके पास से लिस्ट ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी अगर आपका फैमिली या तो आप बीमार होते हो, आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन लेना है तो दोस्तों क्या पहले करना है, जो भी आपके ईएसआईसी डॉक्टर है उनके पास जाके उनकी सलाह लेना है। उनके अगर उनके हिसाब से उनके बस में नहीं है, जो भी आपका मेडिक्लेम जो भी बीमारी है उनके बस में नहीं है तो लिख के देते हैं। और नजदीक का जो भी हॉस्पिटल है एसी का उससे बड़ा, उनके डॉक्टर के उससे बड़ा, उधर जाना है आपको दोस्तों। तो डायरेक्टली उधर आपके डिपेंडेबल है या तो आप खुद है तो उधर आपको क्या करना है दोस्तों, एडमिट होना है दोस्तों।
जो भी आप उधर ये पहचान कार्ड दिखा के उनको एडमिट हो गए तो आपका 0% बजट जाएगा और पूरा खर्चा है वो ईएसआईसी हॉस्पिटल करेगा। जो भी मेडिसिन होगा, जो भी आपका ट्रीटमेंट का खर्चा होगा तो सब ईएसआईसी हॉस्पिटल डायरेक्टली आपको पे करेगा, यानी कि आपको 1 रुपए भी उधर पे नहीं करना पड़ता। जो भी बेनिफिट्स है डायरेक्टली कैशलेस बेनिफिट्स उसको बोलते हैं दोस्तों, यानी कि डायरेक्टली आपको कुछ 1 रुपया भी देने के बिना आपको जो भी बीमारी के आपका इलाज किया जाता है वो डायरेक्टली बेनिफिटेड होता है, यानी कि आपको किधर भी आपको 1 रुपये भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस जो भी बेनिफिट होता है उसको कैशलेस बेनिफिट बोलते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट बोलते हैं, यानी कि आप खुद जाकर उधर आपकी जो भी है उधर ले सकते हो दोस्तों। तो दूसरा है कैश रिम्बर्समेंट और बेनिफिट्स। अब ये कैश रिम्बर्समेंट क्या होता है दोस्तों, मानो आप अगर आपके माताजी पिताजी आपके पास नहीं रह रहे, अगर वो गांव में है और दूसरे गांव इधर रह रहे तो क्या करना है। अगर आपके गांव में रह रहे, अगर उधर नजदीक ईएसआईसी हॉस्पिटल्स नहीं है तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके नजदीक दूसरे हॉस्पिटल्स होते हैं तो दोस्तों अगर इन इमरजेंसी है, कुछ मैटर हो गया और उधर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, इनकेस आपके पास उनको जहां भी आपको उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना है लेकिन ईएसआईसी का हॉस्पिटल आपके नजदीक नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट या तो अगर दूसरे हॉस्पिटल में प्राइवेट में आप उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हो दोस्तों। तो उधर क्या करना है दोस्तों, उस टाइम जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उधर आपको पेमेंट करना पड़ता है, हर रोज का जो भी बिल है वो देना पड़ता है, जो भी मेडिसिन से आपको पैसा देके खरीदनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम का जो आपको अगर उसी ट्रीटमेंट का पैसा अगर आपको रीइंवेस्टमेंट करना है दोस्तों, अगर आपको फिर दोबारा वो जो फाइल होती है उसकी वो डाल के ईएसआईसी कॉपी से आपको कैश रिम्बर्समेंट करना है तो जो भी बेनिफिट मिलता है उसको कैश रिम्बर्समेंट बोलते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप आपके गांव में रहते हो, अगर आपके माताजी पिताजी उधर रहते हो, उधर नजदीक ईएसआईसी हॉस्पिटल नहीं है, आपने प्राइवेट में उनको इमरजेंसी एडमिट किया है, कुछ एक्सीडेंट होता है तो नजदीकी हॉस्पिटल में आपने एडमिट किया है, तो क्या करना है दोस्तों, जो भी है आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर रखना है दोस्तों। तो क्या लगता है दोस्तों उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी फाइल आप सबमिट करोगे तो उसका कालावधि यानी कि जो उसका टाइम होता है दोस्तों 1 बरस होता है, यानी कि जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गए वहां से लेके 1 बरस तक कभी भी आप आपका फाइल सबमिट कर सकते हो दोस्तों। यानी कि पूरे बरस में अगर 1 बरस ऊपर हो जाता है तो आपका फाइल क्लेम नहीं होगा दोस्तों, तो पूरे बरस में आप वो फाइल क्लेम कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है दोस्तों, तो दोस्तों फर्स्ट होता है क्लेम फॉर्म। ये जो भी आपका मेन ब्रांच रहेगा ईएसआईसी का, उधर एक क्लेम फॉर्म मिलता है, वो 5 पेजेस रहता है दोस्तों। उसमें 5 पेजेस रहते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स होता है। फ्रंट पेज में आपका डिटेल्स होता है, उसके बाद में जो भी आपका जो भी बिलिंग है उसका डिटेल्स होता है, बीच में एक इमरजेंसी लेटर्स होता है, उसके बाद में आपका जो भी लास्ट में जो आपने चिपका है उसका सब डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 पेजेस क्लेम फॉर्म आपकी जो भी मेन ब्रांच है उधर से मिलेगा, वो लेके रखना है। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी दिए होते हैं दोस्तों। क्या करना पड़ता है, जो भी आपका ईएसआईसी पहचान कार्ड है वो जरूरी है दोस्तों, वो रिनो होना जरूरी है दोस्तों, यानी कि चलना चाहिए। अगर रिनो नहीं होता तो ये आपको क्लेम नहीं करने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बोला हूँ हर एक 6 महीने के बाद आपको ये पहचान कार्ड है जो रिनो करके रखना है दोस्तों। उसके ऊपर पूरा फैमिली का फोटो होना चाहिए, एचआर का सिग्नेचर होना चाहिए, जो भी आपके डॉक्टर्स है उनका सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में एक एंटरटेनमेंट लेटर मिलता है दोस्तों। जो भी आपका बीमा कामगार की जो भी ऑफिस है उसमें जाओगे तो दोस्तों ये एंटरटेनमेंट लेटर आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, अगर आप जान से लेके जून तक काम कर रहे हैं और अगर आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गई कौन से अगस्त या तो सितंबर में, तो जान से लेके जून तक जो आपने काम किया है, वर्कआउट किया है दोस्तों, तो उसी के दौरान 97 डेज तो मिनिमम आपका वर्किंग डेज आवर्स होना चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर ये डेज कम हो गए तो आपको ये क्लेम नहीं होता दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपकी अगर ईएसआईसी का बेनिफिट्स लेना चाहते तो आपके वर्किंग डेज भी फुल होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में एंटरटेनमेंट लेटर बनता है दोस्तों कि आपके वर्किंग डेज कितने हैं, आपका कैश रिम्बर्समेंट यानी कि जो भी कटिंग हुआ है वो आपने डाला है बराबर हुआ है या आपके एम्प्लॉयर ने आपके खाते में बेनिफिट बराबर जमा हुआ है, उसके ऊपर ये सब एंटरटेनमेंट लेटर बनाया जाता है दोस्तों। यानी कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो उसके लिए ये पहले जांच की जाती है और उसके बाद ही आपको पिछले 6 महीने का एंटरटेनमेंट लेटर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों होता है
जो भी आपको डॉक्टर के पास से बिलिंग मिलेंगे दोस्तों, बिल्स होंगे, तो ओरिजिनल बिल्स, उसके ऊपर डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैंप लेके रखना है दोस्तों। और उसमें हर एक बिल अपने पास हर एक डेट के वाइज से लगा के एक फाइल रेडी करनी है दोस्तों। उसके बाद में जो दोस्तों देखो मेडिसिन के लिए स्लिप भर के देता है डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, वो भी आपके पास रखना जरूरी है। उसी डेट का मेडिकल स्लिप, जो भी डॉक्टर से मेडिसिन दी है उसका नाम, और जो भी उसका बिल मिलता है मेडिकल से, वो बिल दोनों एक ही डेट के और सही होने चाहिए, दोनों में मैचिंग होना चाहिए। ये दोनों एक साथ इकट्ठा एक दूसरे को पंच करके रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपका पूरा हॉस्पिटल का मेन बिल होता है दोस्तों, यानी कि आपका रूम रेंट, अदरवाइज डॉक्टर का फीस वगैरह सब बना के एक पूरा मेन बिल देता है, वो मेन बिल भी होना चाहिए। अगर दोस्तों ये मेन बिल है ना, अगर 5000 के ऊपर होता है, जो भी बिल आपका मेडिसिन का बिल हो या तो मेन बिल हो, 5000 के अगर ऊपर होता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिन्यू स्टैम्प मिलता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में मिलो या तो दूसरे पांटपरी में मिलता है, किधर भी रिन्यू स्टैम्प मिलता है, वो उसको अटैच करके उसके ऊपर साइन करना है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में होता है डिस्चार्ज कार्ड, यानी कि जो भी हॉस्पिटल में है, आपने पूरा 10 दिन का अगर मेडिसिन लिया है, मेडिक्लेम में हॉस्पिटलाइजेशन किया है, तो उसका डिस्चार्ज कार्ड रहता है। जब भी आप आए उसका डेट रहता है, कब क्या कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, ये सब उसमें डिटेल्स समरी होती है दोस्तों। तो ये डिस्चार्ज कार्ड लेना मत भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि उसमें पूरा आपका डिटेल्स रहता है, समरी होती है, कब कौन से डेट को आप उधर हॉस्पिटलाइजेशन हुए, उसके बाद में कौन से डेट को आपको कौन सा इलाज किया गया है, कौन सा आपके ऊपर उपचार किया गया है, ये सब इधर डिटेल डिस्चार्ज कार्ड में होती है। आपका कौन सा बीमारी थी, उसके ऊपर डॉक्टर का क्या किया, कैसे आपको इनको हुआ, ये सब डिस्चार्ज कार्ड में होता है। उसके बाद में दोस्तों इमरजेंसी लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इमरजेंसी लेटर नहीं है तो ये क्लेम भी पास नहीं होता दोस्तों। तो जो भी डॉक्टर है, अगर आपका किसी रिलेशन मेडिकल एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके उनके पास से क्यों अपनी इमरजेंसी उधर क्या इमरजेंसी की, डॉक्टर के पास इमरजेंसी लेटर लिखवा के लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना ये क्लेम बहुत ही पास नहीं होता दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फोटोकॉपी ऑफ आधार एंड पैन कार्ड। जो भी बंदा है, अगर खुद है तो उसका भी आधार कार्ड और फोटोकॉपी लगता है, अगर डिपेंडेबल है उनका भी आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ता है, यानी कि बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज होता है या तो आपका चेक होता है, उसको क्रॉस करके आप उसको अटैच कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो फाइल बनती है दोस्तों पूरी, उसका क्या करना है दोस्तों, 3 कॉपी बनाना है। जो भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका एक फाइल, उसके जेरॉक्स का दूसरा फाइल और उसके जेरॉक्स का तीसरा फाइल, यानी कि 2 कॉपी जेरॉक्स और एक ओरिजिनल फाइल। तो ओरिजिनल फाइल और एक जेरॉक्स कॉपी की फाइल, 2 फाइल्स आपको जो भी मेन ब्रांच है आपका ESIC का, उधर जाके सबमिट करना है दोस्तों। और सबमिट करते टाइम आपको ये भूलना नहीं है दोस्तों, उनके पास से जो भी रिसीविंग एक आपको लेटर मिलेगा, तो रिसीविंग पावती है जो लेना नहीं भूलना है। उसके ऊपर आपका केस नंबर दर्ज किया होता है, कौन से डेट को किया, किसके नाम से किया, ये सब आपके पास से होना जरूरी है, वो आपको लेके आना है दोस्तों। और अगर आपका क्लेम है वो 20 से 25,000 के बीच में है दोस्तों, तो एक 3-4 मंथ में आपका क्लेम होता है दोस्तों। यानी कि आप चेक कर सकते हैं जाके उस ऑफिस में, उधर एक लिस्ट लगाई होती है, आपका क्वालिफाई हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, किधर क्या पेमेंट है, वो आपको आप देख सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी आपका जो क्लेम स्टेटस है वो चेक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अगर ज्यादा है 1.5 लाख 2 लाख, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका जो सब बेंच है उसके आगे जो वाला स्टेट बेंच होता है उधर जाता है, उधर भी चेकआउट होता है। फिर अगर बड़ा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ये सब करके छानतान, उसके लिए जो थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, 6-7 महीने निकल जाते हैं। तो दोस्तों बड़ा अगर फाइल है तो थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन वो पैसा मिलता है दोस्तों। आपको उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है, क्या नहीं, किधर हुआ, कैसे नहीं, आपको उसका पीछे नहीं छोड़ना है, फॉलोअप रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सब फाइल्स है वो सबमिट करना है। दूसरा 2 कॉपी, उसका एक तीसरा कॉपी है वो आपके पास रखना है, क्योंकि अगर किसी वजह से अगर ये ऑफिस से आपका मिसिंग हो गया फाइल, तो आपके पास उसका एक कॉपी जरूर होना चाहिए दोस्तों, और ये स्लिप भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उनको दोबारा बोल सकते हो ये मेरा फाइल है, मैंने इस डिटेल्स को दिया था, ये मेरा केस नंबर है, ऐसा ऐसा मैंने क्लेम किया था, वो क्या हो गया। अगर मिसिंग हो गया तो दोबारा आप उसकी एक जेरॉक्स कॉपी देके उनको दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट उसे सब कलेक्ट करना है दोस्तों। तो मैंने अब तक बताया आपको दोस्तों कि कौन सा एम्प्लॉय उसके लिए क्वालिफाई होता है, उसकी तनख्वाह वेजेस कितने होने चाहिए, क्यों कैसे होता है, कितना सैलरी होना चाहिए, किसके कम होना चाहिए और किससे ज्यादा होता है तो मेरे क्लेम होता है दोस्तों।
उसके बाद में कंट्रीब्यूशन कैसा, उसके पेमेंट से कितना परसेंट कटता है, कितना टोटल कंट्रीब्यूशन उसके ESIC खाते में जमा होता है, कितनी राशि जमा होती है। उसके बाद में HR से कैसे आपको ये पहचान पत्र निकालना है, आपके फैमिली मेंबर्स का भी उसके ऊपर फोटो निकालना है। उसके बाद में रिनो के इतने दिन के बाद करना है दोस्तों, अगर कितना मंथ हुआ तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, आपको कौन सा फॉर्म लेके रिनो करना है। उसके बाद में बेनिफिट्स दो तरह के होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट कैशलेस बेनिफिट्स और कैश रिम्बर्समेंट बेनिफिट्स। तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं आप, और ये जो भी कैश रिम्बर्समेंट बेनिफिट है तो उसके लिए क्या क्लेम कर सकते हैं आप। जितने डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको बताया, क्लेम फॉर्म होता है, ESIC की पहचान कार्ड होता है, इंटरटेनमेंट लेटर होता है, ओरिजिनल बिल सबको उसके रखने हैं, मेडिक्लेम की स्लिप रखने हैं, मेन बिल होता है, डिस्चार्ज कार्ड होता है, इमरजेंसी लेटर होता है दोस्तों। उसके लिए फोटोकॉपी, आधार, पैन, बैंक का अकाउंट नंबर होता है, डिपेंडेंस का भी आधार पैन कार्ड नंबर होता है, जो भी उसके 3 फाइल्स बनाने हैं मैंने बताया दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे ESIC के बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों अब तक हमने देखा कौन क्वालिफाई होता है उसके लिए क्या, कैसे पहचान कार्ड बनाए हैं, उसके लिए कौन सी बेनिफिट्स आपको 2 तरह के मिलते हैं, और उसमें कौन सा कैश रिम्बर्समेंट कैसे लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो दोस्तों अभी कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ESIC पे। तो दोस्तों पहला है मेडिकल बेनिफिट्स, यानी कि मेडिक्लेम, जो भी मेडिकल आपका है, जो आप अगर जिधर आपने पहचान कार्ड नोन किया है जिस डॉक्टर के पास, उधर आपको छोटी बीमारी है तो आपकी उसके पास से OPD ले सकते हो, उसके पास से मेडिसिन ले सकते हो, बिना कुछ खर्चे के आप उसका यूज कर ले सकते हो, यानी कि मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलता है दोस्तों। अगर उससे भी ये OPD के पास से भी नहीं होता है तो आप ऊपर वाले बड़े हॉस्पिटल में जाके भी OPD ले सकते हो, उधर भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है दोस्तों, यानी कि मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों। उसके बाद में डिसेबल बेनिफिट्स, यानी कि विकलांगता, यानी कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपका पाव या हाथ चला गया, तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये ESIC जो भी है उसके आधार पे आपको घर बैठे, अगर आप काम पे नहीं जा रहे तो उसके लिए बेनिफिट्स हर एक मंथ में आपके 15% मिलता है दोस्तों, यानी कि आपको घर बैठ के ESIC का 15% का पेमेंट शुरू होता है दोस्तों, अगर आपको काम करते टाइम विकलांगता यानी कि डिसेबल आ गई तो। उसके बाद में सिकनेस बेनिफिट्स, यानी कि अगर आप काम कर रहे कंपनी में, अगर आप बीमार हो गए तो अगर 2-3 महीना आप बीमार है तो उसी टाइम आप क्या ले सकते हैं, सिक लीव ले सकते हैं, यानी कि ESIC अगर अपने जो भी मेडिकल आपका ये है उधर अनफिट का सर्टिफिकेट जमा किया तो उधर से आपको हर 15 दिन में वो दूसरा फिट का सर्टिफिकेट देके दूसरा अनफिट का जमा करना है, कि हर 15 दिन का आपको सैलरी मिलता है दोस्तों, यानी कि जो आपके पेमेंट के 90-85% तक सैलरी आपको रिफंड होता है दोस्तों, यानी कि अगर आप बीमार है तो घर बैठे, अगर बीमार है तो घर बैठे आपको सैलरी रिइंबर्समेंट होता है, यानी कि सिक लीव ले सकते हैं दोस्तों। आपके जो भी है उनको भी ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, यानी कि जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनको भी आप ये बेनिफिट दे सकते हो, मेडिक्लेम का जो भी फैमिली मेंबर है उनको भी आप दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट्स, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है, अगर लेडीज है वो अगर काम कर रही है वो तो मैटरनिटी मातृत्व लाभ का अगर होता है तो 6 महीने के लिए उसको छुट्टी मिलती है, वो पेमेंट उसका हर महीने आता रहता है, यानी कि विद पेमेंट उसको 6 महीने की छुट्टी रहती है। अगर उसका डिस्करेजमेंट हो गया, अगर मैटर हो गया तो उसके बाद में भी उनको कितना 7 वीक की या तो 3 वीक की छुट्टी देते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, मैटरनिटी लीव अपने मैंने बताया 6 महीने का होता है। अदरवाइज और भी बेनिफिट्स है उसके, जो आप उधर जाके पूरा पूछताछ करके ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो भी अगर आप काम करें एम्प्लॉयर, एज ए एम्प्लॉयर काम करे कंपनी में, तो दोस्तों अगर काम करते वक्त या तो बाहर आपकी डेथ हो गई तो दोस्तों जो भी आपकी फैमिली है उनके लिए भी पेंशन लागू होता है दोस्तों। आप जो भी उनका जब तक उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी वाइफ है उनकी या तो बच्चा है उसके लिए हुई पेंशन योजना लागू पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स आप ESIC पे ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने जो भी कमिटमेंट की थी उसके हिसाब से मैंने जितनी मेरे को ये पता था उतना ESIC का मैंने आपको पूरा डिटेल्स दिया है दोस्तों। तो दोस्तों देखो कैसे बेनिफिट्स लेने का है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन करता है तो आप पूरा उसका बेनिफिट्स
ले सके दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।